हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज यहाँ की स्क्रीन आना बाकी है, वो थोड़ा टैबलेट रिस्टार्ट हो रहा है, तो तब तक अपन फटाफट रिवाइज कर लेते थे कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखो, सबसे पहले से बात कर लेते हैं। तो अपन ने पहले इंडेक्स पढ़ा था। इंडेक्स में क्या क्या पढ़ा था, हमने पूरे चैप्टर देखे थे, क्या क्या अपने को पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या कौन सा कंसेप्ट किस चैप्टर में पढ़ना है, वो सारी चीजें अपन ने इंडेक्स में देखी थी। उसका वेट देखा था इंस्टीट्यूट के हिसाब से। उसके बाद अपन आ गए थे बेसिक चीजों के ऊपर। टैक्स क्या क्या होता है? टैक्स क्या होता है? मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेविड बाय द गवर्नमेंट अपॉन अ पर्सन टू प्रोवाइड वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये अपन ने टैक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पढ़ी थी, आर्टिकल 265, आर्टिकल नंबर 245, आर्टिकल नंबर 270, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था नो टैक्स कैन बी लेविड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 240, जिसमें बोलता है कि पार्लियामेंट में मेक लॉ फॉर होल और पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 270 पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेंगे, कलेक्ट करेंगे टैक्स, और वो यूनियन को और स्टेट को बांट देगा। यूनियन को और स्टेट को ये टैक्स बांट देगा। कैसे बांटेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से, या फिर प्रेसिडेंट ने जो भी जो डिस्ट्रीब्यूशन का निर्णय लिया है उसके हिसाब से ये पैसा बांटा जाएगा। उसके बाद में आए थे अपन ने, ये टैक्स का हो गया था। फिर टैक्स, दो टैक्स होते हैं इंडिया में, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सीबीआईसी। उसके बाद में दोनों का अपन ने डिफरेंस देखा था, और उसके बाद आ गए थे अपन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जो है अपने डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डायरेक्ट टैक्स के रिलेटेड, जिसमें हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 246 रिड्यूस शेड्यूल 7, जिसमें अपन ने यूनियन लिस्ट देखी थी, स्टेट लिस्ट देखी थी, कॉन्करेंट लिस्ट देखी थी। यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82 बात करता है इनकम टैक्स, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे के रखी है कि आप इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकते हो। एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट में हमने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। उसके बाद में सोर्सेस ऑफ इनकम हमने देखा था कि अपने को इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या चीजें पढ़नी है, इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या पढ़ना है। तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने हैं, उसके बाद एनुअल फाइनेंस एक्ट पढ़ना है, सर्कुलर्स पढ़ने हैं, नोटिफिकेशन पढ़ने हैं, केस लॉज पढ़ने हैं। ये सारी चीजें अपने को इनकम टैक्स लॉ में पढ़नी है। उसके बाद हम गए थे, उसके बाद हम कहाँ गए थे मैं भी भूल गया। हाँ, उसके बाद में हमने बजट का डिस्कशन किया था कि फेम में जो बजट आता है वो क्या होता है। फेम में बजट आने के बाद फाइनल बजट कौन सा होता है, इंटरिम बजट कौन सा है। फाइनल बजट मतलब हर साल जो बजट आता है वो फाइनल बजट आता है। इंटरिम बजट जो होता है वो जिस साल इलेक्शन होता है उस साल इंटरिम बजट आता है। इंटरिम बजट आने के बाद फाइनल बजट जुलाई के आसपास आ जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो अमेंडमेंट आए हैं ये बजट में, बजट सेशन में जो अमेंडमेंट आए थे वो कब से एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब भी चालू हो जाता है, मतलब फेब में बजट आया तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब भी अप्रैल में चालू होगा, तब से वो फाइनेंशियल ईयर से डीटी के अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स के जो अमेंडमेंट है वो जब भी गवर्नमेंट को लगे या फिर मिडनाइट से ये इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था समथिंग अबाउट द लॉ, समथिंग अबाउट इनकम टैक्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वो हर साल अपना बजट सेशन बजट प्रेजेंट करते बजट सेशन में, जिसमें एक बिल बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास होता है। ये बिल बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास होने के बाद, बहुत एक मिनट रुकना बस। हाँ, चलो। तो बिल अगर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास हो गया, उसके बाद में प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन मारता है, तो और ये फाइनेंस एक्ट बन जाता है अपना। ये हो गई बात अपने लॉ की। उसके बाद हमने बात की थी जो अपना सेक्शन है और क्लॉज है, सबसेक्शन और क्लॉज के रिलेटेड हमने बात की थी। सबसेक्शन और क्लॉज में हमने क्या क्या देखा था कि सबसेक्शन जो होता है, जो सेक्शन में जो अलग अलग पॉइंट देकर रखे हैं, वो पूरा सेक्शन पढ़ने के बाद अपने को वो सेक्शन के रिलेटेड कुछ तो भी नॉलेज मिलेगा, तो उसको अपन सबसेक्शन बोलते हैं। और अगर हर एक पॉइंट अलग अलग पढ़ा अपन ने और उसका अलग अलग पढ़ने के बाद भी अपने को समझ में आ रहा है कि अपन ने क्या पढ़ा है, तो उसको बोलते हैं क्लॉज। उसको बोलते हैं अपने को, अपन क्या बोलने वाले उसको, क्लॉज। ये हो गया था अपना बजट के बारे में। उसके बाद में सबसेक्शन क्लॉज के बारे में। उसके बाद अपन आ गए थे इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम टैक्स एक्ट में आ गए थे अपन, जिसमें हमने पढ़ना चालू कर दिया था कि
ये इनकम टैक्स एक्ट कब आया था? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था, जो होल इंडिया को एप्लीकेबल हो गया था 1 अप्रैल 1962 से। 1 अप्रैल 1962 से ये पूरे इंडिया को एप्लीकेबल हो गया था। उसके बाद हम आए थे चार्जिंग सेक्शन के ऊपर। चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन नंबर 4, जिसमें हमने पढ़ा था टैक्स शैल बी लेविड, टैक्स शैल बी charge at prescribed rate. Tax shall be charged at prescribed rate for the year by annual finance act, income tax act or both. उसके बाद में the charge is on every person. Charge is on every person. हर एक पर्सन के ऊपर ये चार्ज एप्लीकेबल होने वाला है। जो टैक्स जो होने वाला चार्जेबल ऑन टोटल इनकम, टैक्स जो है चार्जेबल ऑन टोटल इनकम होने वाला है earned during the previous year, earned during the previous year and not in assessment year, the tax shall be levied as per the provision of the act. उसके बाद में हमने ये डेफिनेशन जो है वो तोड़ने की कोशिश की थी। हर एक कॉन्सेप्ट में अपन घुस रहे थे, जिसमें हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी। पर्सन में कौन कौन कवर होता है? तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एजेपी। तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म includes LLP, company, AOP, BOI, association of person, body of individual, local authority of और AGP। ये सारी चीजें अपने पर्सन के डेफिनेशन में कवर होती है। पर्सन के डेफिनेशन के साथ साथ ही अपन ने असेसी की डेफिनेशन पढ़ी थी। असेसी मतलब क्या होता है कि कोई भी अमाउंट जो है वो पेबल, मतलब उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी अमाउंट जो है इनकम टैक्स के हिसाब से वो पेबल आ रही है तो उसको अपन असेसी बोलेंगे। उसमें 3 लोग और इंक्लूड होते हैं, असेसी इन डिफॉल्ट, डीम टू बी असेसी, और ऐसा कोई पर्सन जो इनकम है उसकी इनकम और लॉस पे कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट होने वाली है, कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड होने वाली है, या फिर उसके इनकम में किसी और का इनकम क्लब होता है, उसके इनकम में किसी और का इनकम क्लब होता है और उस इनकम के ऊपर प्रोसीडिंग चालू होने वाली है, तो वो भी अपने असेसी के डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। इससे अपन ने ये समझ लिया था कि every person is not a assessee, but every assessee is a person। उसके बाद में प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, फालतू से डेफिनेशन, चिंदी से डेफिनेशन, जो है फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू असेसमेंट ईयर। इन केस ऑफ न्यूली स्टार्ट बिजनेस, जो फाइनेंशियल ईयर और जो प्रीवियस ईयर होता है, जिस दिन अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस किया है, उस दिन से लेकर 31 मार्च तक अपना प्रीवियस ईयर बन जाएगा। उसके बाद में असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि 1 अप्रैल से जो भी पीरियड चालू होता है, 12 मंथ का पीरियड चालू होता है, उसको अपन असेसमेंट ईयर बोलते हैं। उसके बाद में जनरल रूल क्या बोलता है? जनरल रूल ये बोलता है कि इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर, इनकम अर्नड इन financial year is assessed in assessment year। तो income earned in previous year is assessed in असेसमेंट ईयर। इसके कुछ एक्सेप्शंस देखे थे अपन ने, जिसमें क्या होता, इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज असेस इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। मतलब जो इनकम अपन ने फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर में कमाया था, उसका जो टैक्स है अपने को उसी साल में पे करना है, ना कि नेक्स्ट ईयर पे करना है। नॉर्मल केस में अपना प्रीवियस ईयर का इनकम अपन असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स पे करेंगे, पर इस केस में प्रीवियस ईयर का टैक्स अपने को प्रीवियस ईयर में ही पे करना है। जिसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा था नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस का टैक्स उनको उसी साल पे करना होता है, जो अपन फाइनल में पढ़ने वाले हैं। आपको समझ में आएगा फाइनल में ये सारी चीजें। उसके बाद में एओपी बीआई, फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, गणपति बप्पा के लिए एक एओपी बीआई बनाई थी, अपन ने एग्जाम्पल लिया था। तो जो पर्टिकुलर इवेंट के लिए एओपी बीओआई बने, उनके लिए भी टैक्स उनको उसी साल पे करना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, जो भी बिजनेस खत्म हो गया उसका टैक्स उनको उसी साल पे करना पड़ेगा। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवर टैक्स, तो उनको भी टैक्स उसी साल पे करना पड़ेगा। और पर्सन लिविंग इंडिया को भी उनका टैक्स तभी के तभी पे करना पड़ेगा। उसके बाद में टोटल इनकम का अपन ने कैलकुलेशन करने की कोशिश की थी। जो फॉर्मेट है टोटल इनकम का, वो समझने की कोशिश की थी। सबसे पहले अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के बाद अपने को जो इनकम आया है उसका, अनलिमिटेड सोर्सेज से उसको इनकम आया होगा, तो अनलिमिटेड सोर्स को अपने को 5 हेड में बाइफरकेट करना है। सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। सैलरी,
HP कैपिटल गेन, PGBP अदर सोर्सेज, इसमें अपने को डिवाइड करना पड़ेगा इनकम। ये डिवाइड करने के बाद जैसे जैसे जो पर्टिकुलर हेड है, जो पर्टिकुलर हेड है उसका टोटल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा उसी हेड में, मतलब सैलरी का इनकम सैलरी के हेड में कंप्यूट हो जाएगा, HP का, PGBP का, कैपिटल गेन का, अदर सोर्सेज का, और उसको बाद में क्लब किया जाएगा। उसको बाद में क्लब करने के बाद जो इनकम आएगा उसके ऊपर अपने को क्लबिंग की प्रोविजन लगानी पड़ेगी। क्लबिंग की प्रोविजन लगाने के बाद उसमें अपने को सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड की प्रोविजन लगानी पड़ेंगी, और उसके अंदर अपना आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आने के बाद अपने को लेस करना पड़ेगा, क्या लेस करना पड़ेगा, डिडक्शंस लेस करने पड़ेगा, और वो अपना आ जाएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद अपन ने देखा था कि टैक्स कैलकुलेशन कैसे करना है। टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए अपने को जनरल इनकम को जनरल रेट से कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्पेशल इनकम को स्पेशल रेट से टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके में आ जाएगा आपका टैक्स, उसमें आ जाएगा अपना टैक्स। उसके बाद अपने को रिबेट अंडर 87A को अपने को माइनस कर देना पड़ेगा। उसके बाद में आ जाएगा अपना नेट टैक्स आफ्टर रिबेट। नेट टैक्स आफ्टर रिबेट के बाद अपने को उसमें सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना पड़ेगा, जो रहेगा अपना 4%, जो रहेगा अपना 4%, जो रहेगा अपना 4%। ये आ जाएगा अपना टैक्स ऑन टोटल इनकम। टैक्स ऑन टोटल इनकम के बाद अपने को TDS TCS एडवांस टैक्स रहा तो वो अपने को यहाँ से डिडक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एडवांस टैक्स लिखना रहेगा, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाद में आपको कंसेप्ट के साथ साथ समझ में आ जाएगा। टैक्स ऑन टोटल इनकम को अपने को TDS और TCS माइनस कर देने का है। उसके बाद में आ जाएगा अपना नेट टैक्स पेएबल। नेट टैक्स पेएबल आने के बाद ये टैक्स अपने को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। समझ में आया कि उसके बाद में अपन ने राउंड ऑफ देखा था 288A 288B, जो टोटल इनकम है वो राउंड ऑफ हो जाएगा 288 के अंदर, और जो टोटल टैक्स पेएबल है अपना वो राउंड ऑफ हो जाएगा 288B के अंदर। अपने को इसमें 5 या 5 से ज़्यादा अगर फिगर रही तो अपने को हायर साइड 10 इन मल्टीपल ऑफ 10 को उसको राउंड ऑफ करना है, और 4 1 2 3 4 रहा तो अपने को लोअर साइड उसको राउंड ऑफ करना है। यही तक अपने पढ़ लिया था 10 मिनट में फटाफट। अपनी अब तक का जो भी रिवीजन जो भी अपने पढ़ा था उसका रिवीजन यहाँ पे आपका होता है खत्म। अब बात करते हैं जो अपने को आज पढ़ना है। आज अपन पढ़ने वाले टैक्स रेट। आज अपन पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले, टैक्स रेट। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था राउंड ऑफ तक, बराबर, राउंड ऑफ, ओके। अब आते हैं अपन टैक्स रेट। तो देखो टैक्स रेट में जनरल टैक्स रेट, अल्टरनेटिव टैक्स, अल्टरनेटिव टैक्स की। तो अभी अपन पढ़ने वाले हैं जनरल टैक्स रेट। जनरल टैक्स रेट, जनरल टैक्स रेट, जिसमें ये जो जनरल टैक्स रेट है ना, ये जो जनरल टैक्स रेट है, अपने अपने को दो टैक्स स्कीम पढ़नी है, दो टैक्स स्कीम पढ़नी है, जिसमें से अपन अभी पढ़ने वाले हैं जनरल टैक्स रेट, जो है अपना अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम, जो है अपना अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं जो पुराने टैक्स रेट है, जो पुराने टैक्स रेट है वो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम जो है, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम वो आई है अपनी 115BAC में, 115BAC में आई है, जो अपने को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़नी है। तो तब तक अब जनरल टैक्स रेट मैं पहले क्यों पढ़ रहा हूँ, जनरल टैक्स रेट थोड़े समझने को इजी है। जनरल टैक्स रेट समझ में आने के बाद आपको स्पेशल टैक्स रेट बोला, अपना अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम अपने को समझ में आने के बाद अपने को जो डिफॉल्ट टैक्स स्कीम है, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम अपने को जल्दी समझ में आएंगी। जो डिडक्शंस एक्सेम्पशंस जनरल टैक्स रेट में मिलने वाले वो अपने को डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में नहीं मिलते। तो ये सारी चीजें अपने को समझने के लिए पहले जनरल टैक्स रेट समझ लेते हैं। समझने को थोड़ा सा इजी है, तो टाइम अपना यहाँ पे बच जाएगा, बाद में टाइम बच जाएगा। तो सबसे पहले लिखो जनरल टैक्स रेट में, सबसे पहले लिखो इंडिविजुअल बिलो 60 years, HUF
HUF, उसके बाद में फर्म नहीं आएंगे यहाँ पे, उसके बाद आ जाएंगे इधर AOP, BOI, AJP, AOP, BOI, AGP आ गया, और उसके बाद में आ जाएंगे अपना यहाँ पे, उसके बाद में आ जाएंगे अपना नॉन रेसिडेंट irrespective of age, irrespective of age। तो देखो, अपने को सबसे पहले किसके टैक्स रेट पढ़ने, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो 60 साल से नीचे का है, 60 साल के नीचे का है, मतलब इंडिविजुअल जिसका एज जो है 60 से कम है, 60 से कम है, HUF, AOP, BOI, AJP, और नॉन रेसिडेंट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज। मतलब नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल रहा तो उसकी एज अगर 80 भी रही तो अपने को इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज लिखा है, मतलब नॉन रेजिडेंट कोई भी रहा तो उसका कैलकुलेशन यहाँ होने वाला है। तो इंडिविजुअल जिसकी उम्र 60 से कम है, 60 से कम है जिसकी उम्र, वो, उसके बाद में HUF, AOP, BOI, AJP, और नॉन रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, नॉन रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, कैसे रहेंगे टैक्स। पर्टिकुलर लिखो, ये अपने इनकम स्लैब, पर्टिकुलर में लिखो अप टू रुपीज 2.5 लाख, 2.5 लाख तक अपना कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जिसको अपन बोलने वाले बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। 2.5 लाख तक अपने को कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है, 2.5 लाख तक अपने को कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है, जिसको अपन बोलने वाले हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। मतलब गवर्नमेंट बोलती है 2.5 लाख तक तुम पैसा कमाई कर रहे हो, 2.5 लाख तक तुम्हारा इनकम है, 2.5 लाख तक तुम्हारा इनकम है, तो तुमको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए, हिंदुस्तान में जिंदगी जीने के लिए आपको 2.5 लाख तो साल का लगना चाहिए। तो 2.5 लाख तक 2.5 लाख साल का आपको पैसा लगने वाला है, तो जिसमें अपना लगभग 20-21 हजार रुपए महीना अपन कमा रहे हैं, तो 2.5 लाख तक इनकम रही तो गवर्नमेंट बोलेंगे चल छोड़, तुझे कोई भी टैक्स नहीं, जी ले अपनी जिंदगी। समझ में आया। तो 2.5 लाख तक अपना क्या रहेगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। उसके बाद अपना आता है अबव रुपीज 2,50,000 अप टू रुपीज 5 लाख। चलो स्लैब लिख लो पहले भी, अबव रुपीज 5 lakhs up to rupees 10 lakhs above rupees 10 lakhs। ये हो गया अपने स्लैब रेट। तो देखो 2.5 लाख, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक, 5 लाख से लेके 10 लाख तक, और अबाउ ₹10 lakhs। टैक्स कैसे रहेगा, इसके ऊपर का टैक्स कैसे रहेगा। सबसे पहले 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स लगेगा क्या, नहीं, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दे के रखे अपने को गवर्नमेंट ने, तो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेंगे, 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स यहाँ पे अपने को नहीं लगेगा। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक अपने को लगने वाला है 5%, 5 लाख से 10 लाख तक अपने को लगने वाला है 20%, और 10 लाख से ऊपर लगने वाला है अपने को 30%। तो देखो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक अपने को लगने वाला है 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक अपने को लगने वाला है 20%, और 10 लाख से लेके ऊपर जो भी अपना इनकम रहेगा उसका अपने को टैक्स लगने वाला है 30%। समझ में आया क्या। अब मुझे एक बात बता, यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करो, लिखो मत ये, अगर मेरा इनकम 11 लाख रहा तो आपको क्या लग रहा है, तो 10 लाख के ऊपर इनकम जा रही, 10 लाख के ऊपर इनकम जा रही है, तो लगा तो उसके ऊपर 30% टैक्स, 30% आ जाएगा इसका। ऐसा चलता है क्या, गलत हो गया क्या।
एक जीरो कम हो गया, 11 लाख इंटू परसेंट, 3,30,000 रुपये, ये अपना टैक्स आ जाएगा। ऐसा रहेगा क्या? नहीं, ये जो है ये स्लैब रेट है, ये जो है ये स्लैब रेट है, ये जो है ये स्लैब रेट है। मतलब किसी का इनकम अगर 11 लाख रहा, किसी का इनकम अगर 11 लाख रुपीज रहा, तो सबसे पहले 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स लगेगा क्या उसको? नहीं। जो इसमें की 2.5 लाख रुपए है, इसके ऊपर कोई टैक्स लगेगा क्या? नहीं। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक, मतलब 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक जो भी इनकम है, इसमें कितनी इनकम आने वाली है उसकी? 2.5 लाख रुपए इनकम आने वाली। 2.5 लाख तक रख जाएगा इंटू 5%। अब 5 लाख तक अपना टैक्स हो गया, अब 5 लाख तक अपना टैक्स हो गया। अब उसके ऊपर 10 लाख तक जो भी उसकी इनकम है, 10 लाख तक, मतलब 5 लाख तक तो अपना यहाँ पे टैक्स लग गया। 5 लाख तक तो अपना टैक्स यहाँ पे लग गया। अब 5 लाख से लेके 10 लाख तक जो भी उसकी इनकम है, 10 लाख तक जो भी उसकी इनकम है, उसके ऊपर कितना लगने वाला है? तो 5 लाख से 10 लाख में कितने पैसे आने वाले? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आने वाले। उसके ऊपर कितना लगने वाला है? 20%। और उसके बाद 10 लाख के ऊपर कितना पैसा बचा है उसका? 1 लाख रुपए। 10 लाख के ऊपर अब 10 लाख, कितना पैसा बचा है उसका? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख के ऊपर कितना आ जाएगा? 30%। ये होता है स्लैब रेट, ये होता है स्लैब रेट। तो स्लैब मतलब कैसे होता है? अपना 2.5 लाख का, अगर अपने 2.5 लाख तक का इनकम एग्जाम्प्ट हो गया, उसके बाद में अबाउ 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक जो 2.5 लाख रुपए, उसके ऊपर आ जाएगा 5%। 5 लाख के लेके 5 लाख से लेके 10 लाख तक कितना लग जाएगा उसका? 20%। और 10 लाख के ऊपर जितना भी इनकम है उसका, उसमें आ जाएगा उसका टैक्स रेट 30%। तो देखो 11 लाख उसका इनकम है, 11 लाख उसका इनकम है, तो 2.5 लाख तक उसको टैक्स लगेगा क्या? उसको 2.5 लाख रुपए आए उसका टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद के जो 2.5 लाख रुपए आए, मतलब 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक जो 2.5 लाख रुपए है, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक जो उसको 2.5 लाख रुपए है, उसके ऊपर 5% लगेगा। उसके बाद में 5 लाख तक अपन ने भर लिया, मतलब देखो जो उसको पैसे आ रहे 11 लाख रुपए आने वाले उसको, अपने को उसको इंस्टॉलमेंट में, सबसे पहला इंस्टॉलमेंट अपना 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं। उसके बाद में 5 लाख रख, 5 लाख, इसमें कितने रुपए आएंगे अपने? 2.5 लाख रुपए, क्योंकि 2.5 लाख तक अपने खत्म हो गया। 2.5 लाख आ गए, उसके ऊपर अपना 5%। उसके बाद में 10 लाख तक आने वाले। अब 2.5 लाख तो ऑलरेडी आ चुके, अब 5 लाख रुपए और आने वाले, 5 लाख रुपए और आने वाले, उसके ऊपर 20%। अब 10 लाख के ऊपर जो भी बचे अपने 1 लाख रुपए बचे, उसके ऊपर 30%। ये होता है स्लैब रेट, ये होता है स्लैब रेट। अरे समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? स्लैब रेट का कंसेप्ट समझ में आया आपको? चलो, जब स्लैब रेट का आपको कंसेप्ट समझ में आया, तो मैं आपको एक राज की बात बताऊं। अरे सुनो ना, मैं आपको एक राज की बात बताऊं क्या? राज की बात ये है कि ये टैक्स रेट जो है, इसको अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन कैसे रहेगा? तो जो टैक्स रेट है, इसका शॉर्टकट होते हैं, इसके शॉर्टकट होते। शॉर्टकट कैसे होता है कि जब भी 2.5 लाख तक कोई इनकम आएगा, उसके ऊपर अपने को टैक्स नहीं पे करना है। जब भी 2.5 लाख से लेके 5 लाख तो उसका इनकम आने वाला है, कितना पैसा आने वाला है इसमें? 2.5 लाख, तो उसके ऊपर कितना टैक्स पे करने वाला है वो? 12,500। कैसे? 2.5 लाख पे 5%, 2.5 लाख 5% कितना हुआ? 12,500। अब जो 5 लाख से लेके 10 लाख तक उसको टैक्स पे करना है, वो कितना रहने वाला है? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए रहने वाला है। प्लस अगर 10 लाख तक उसको पूरा टैक्स पे करना है, तो कितना पैसा करने वाला है वो? तो ये आ जाएगा 1,12,500। मतलब ये जो 5 लाख रुपए आने वाले, 5 लाख से लेके 10 लाख तक, यहाँ कितने आने वाले? 5 लाख रुपए आने वाले। 5 लाख पे 20% लग जाएगा। 5 लाख पे 20% कितना? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। अगर किसी को 10 लाख इनकम है, किसी को 10 लाख रुपए इनकम है, तो उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? तो देखो 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक इसको कितना इनकम आया है? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक इसको कितना इनकम आया है?
2.5 लाख रुपए, जिसके ऊपर आ जाएगा 5%, जो भरेगा 12,500। अब 5 लाख से लेके 10 लाख तक इसको कितना इनकम आने वाला है? 5 लाख रुपए। 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक इसको कितना इनकम आने वाला है? 5 लाख रुपए, जिसके ऊपर कितना टैक्स पे करने वाले हो? 20%। कितना टैक्स? 1 लाख रुपए। तो मतलब जिसका इनकम 10 लाख रुपए तक है, वो एक्चुअली में कितना टैक्स पे करने वाला है? 1,12,500। मतलब अगर समझो किसी की इनकम यहाँ पे अगर 7 लाख रुपए है, किसी की इनकम अगर 7 लाख रुपए है, तो 5 लाख तक कितना टैक्स पे करने वाला है? 5 लाख तक कितना टैक्स पे करने वाला है? 12,500। 2.5 लाख तक नील। आगे के जो 2.5 लाख है 5 लाख रुपए तक, आगे के जो 2.5 लाख है 5 लाख रुपए तक, उसको 5%, मतलब 5 लाख तक वो 12,500 पे करने वाला है। और जो ऊपर का 2 लाख रुपए आने वाला है, जो ऊपर का 2 लाख रुपए आने वाला है, इसके ऊपर वो 20% टैक्स पे कर देगा। और जो 20% रहेगा इसका कितना रहेगा? 20,000, 40,000, ये आ जाएगा 40,000। और टोटल टैक्स ये पे करने वाला है, ये दोनों मिला के आ जाएगा अपना 40, 50, 52, 500। समझा? तो यहाँ पे अगर किसी का इनकम समझो 11 लाख रुपए चला गया, किसी का इनकम अभी 11 लाख रुपए चला गया, तो 10 लाख तक वो कितना टैक्स पे करने वाला है? 10 लाख तक, स्टार्टिंग के 2.5 लाख तक नील। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक जो 2.5 लाख रुपए आने वाले हैं, उसके ऊपर 5%, मतलब 12,500। 5 लाख से लेके 10 लाख तक जो उसको 5 लाख रुपए आने वाले हैं, उसके ऊपर 20%, मतलब 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए ये 12,500 पहले के, मतलब 1,12,500, वो 10 लाख रुपए तक का इनकम उसमें कवर हो गया अपना। ऊपर के जो 1 लाख रुपए बचे, ऊपर के जो 1 लाख रुपए बचे, उसके ऊपर वो 30% पे कर देगा, जो रहेगा अपना, अरे क्या हो गया, 30% पे कर देगा, जो रहेगा अपना कितना रहेगा रे? 10,000, 30,000 रुपए, 30,000 और 1,12,500, तो ये कितना हो जाएगा अपना? 1,42,500। समझा क्या? जो भी ये अब बेसिक चीज है टैक्स की, जब भी आप कैलकुलेट करोगे जनरल टैक्स रेट रहो या फिर डिफॉल्ट में अपने को ये जो स्लैब रेट है वो चेंज हो जाएंगे। 4 लाख रुपए से चालू होने वाला है वहां पे, 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 16 लाख, 20 लाख, ऐसा रहेगा वहां पे। पर अपने को टैक्स कैलकुलेशन है वो स्लैब के हिसाब से ही करना है। टैक्स कैलकुलेशन जो है वो स्लैब के हिसाब से ही करना है, मतलब 4 लाख तक नहीं, 4 लाख से लेकर 8 लाख तक जो 4 लाख रुपए आने वाले उसके 5%, 8 लाख से लेकर 12 लाख तक जो रुपए आने वाले 4 लाख रुपए, उस पर 10%। तो ऐसे अपने को ये स्लैब रेट होते हैं, ये स्लैब रेट होते हैं। मतलब जब भी स्लैब रेट लिखा हुआ रहा तब अपने को समझ में आना चाहिए स्लैब रेट, स्लैब है। तो 2.5 लाख तक का स्लैब नील, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक जो 2.5 लाख रुपए आने वाले हैं उस पर 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक जो 5 लाख रुपए आने वाले हैं उस पर 20%, 10 लाख के ऊपर जो भी पैसे आने वाला है उसके ऊपर 30%। ये अपने होते हैं स्लैब रेट, ये अपने होते हैं स्लैब रेट। तो यहाँ पे शॉर्टकट हो गया अपना 1,12,500, मतलब जिसकी भी इनकम 10 लाख रुपए है उसको सीधा सीधा टैक्स अपने को बोल देना है 1,12,500 रुपए। जिसकी इनकम 5 लाख रुपए, इसको अपने को सीधा सीधा टैक्स बोल देने का है 12,500 रुपए। जिसकी इनकम 8 लाख रुपीज है, 8 लाख रुपए, तो 5 लाख तक अपना आ गया 12,500, 5 लाख तक अपना आ गया 12,500, समझो 8 लाख रुपीज इनकम है उसका। 5 लाख तक अपना टैक्स कितना आ गया? 12,500। ऊपर के जो 3 लाख रुपए है, ऊपर के जो 3 लाख रुपए है उसके ऊपर 20% लगा दो, कितना आ जाएगा? 60,000। सॉरी 20% न लगाने हैं, हाँ 60,000 आ जाएगा। तो 12 आ जाएगा 72,500, ये आ जाएगा 72,500। तो देखो बराबर है ना? हाँ बराबर है 72,500। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आ गया। किसी का इनकम 9 लाख रुपए, किसी का इनकम 9 लाख रुपए है, तो 5 लाख तक अपना टैक्स कितना आ जाएगा? 12,500। ऊपर के 4 लाख रुपए जो है उसके ऊपर 20% लगा दो, ये आ जाएगा अपना 80,000। 80,000 प्लस 12,500, 92,500। किसी का इनकम 7,27,500 रुपीज है। 12 भाई 5 लाख तक कितना आ जाएगा अपना? 12,500। 5 लाख कितना आ जाएगा? 12,500। ऊपर के जो 2,27,500 रुपए है उसके ऊपर 20% लगा दो, कितना आ जाएगा? 2,27,500 इंटू 20%, ये आ जाएगा अपना 45,500।
प्लस 12,500, ये आ जाएगा अपना 58,000। किसी का इनकम समझो 12,50,510 रुपए है, किसी का इनकम 12,50,510 रुपए, तो 10 लाख तक कितना टैक्स आ जाएगा उसको, 10 लाख तक कितना टैक्स आ जाएगा उसको, स्टार्टिंग के 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 12,500, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए है प्लस 12,500 रुपए लेके ये आ जाएगा 1,12,500, और उसके बाद का जो इनकम है उसका कितना है, 2,50,510 रुपए, उसके ऊपर आ जाएगा 30%, उसके ऊपर आ जाएगा 30%, ये आ जाएगा अपना कितना आएगा 250, 510 है ना, 510 इंटू 30%, ये आ गया अपना 75,153 प्लस अपना 1,12,500, 1,12,500, ये आ जाएगा 187,653, जिसको अपने को ये टैक्स आ जाएगा, जिसको अपने को राउंड ऑफ करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 288 बी, एज पर सेक्शन 288 बी, क्योंकि अपने को टैक्स को भी राउंड ऑफ करना है, जो इनकम है वो ऑलरेडी राउंड ऑफ आके आई है, पर अपना टैक्स जो है वो अपना राउंड ऑफ में नहीं आया है, तो अपने को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो राउंड ऑफ हो के आ जाएगा ये, अरे समझा क्या, अरे समझा क्या, बोलो ना, ये सारी चीजें समझ में आई क्या आपको, बोलो बोलो। तो ये हो गया अपना जनरल टैक्स रेट, जो है अपना अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, जिसमें इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स, HUF, AOP, BOI, AJP, नॉन रेजिडेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज का अपना स्लैब रेट अपन ने पढ़ लिया है। स्लैब रेट क्या है, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक अपने को आएगा 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक अपना आएगा 20%, और 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम रहा उस पर आ जाएगा अपना 30%। शॉर्टकट है अपने 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक अपना टैक्स आ जाएगा 12,500, 5 लाख से लेके 10 लाख तक अपना आ जाएगा 1 लाख रुपए टैक्स, 10 लाख तक अपर टोटल इनकम रहा अपना, तो टोटल टैक्स आ जाएगा 1,12,500 रुपए, और 10 लाख के ऊपर 30% सीधा सीधा उसके ऊपर लगा देना पड़ेगा। अरे समझ में आया क्या, अरे बोलो ना, अरे बोलो ने भाई, चलो ये आ गया समझ में, ये आपने लिख लिया होगा, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए लिए थे, तो ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे नीचे वैसे वैसे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। चलो ये हो गया, उसके बाद में लिखो, मेरे साथ लिखो, 80 ईयर से छोटा, 80 ईयर से छोटा अगर इंडिविजुअल है, पर 60 ईयर से बड़ा, क्योंकि 60 ईयर तक अपन ने ऊपर कवर कर लिया था, अब 60 ईयर से ऊपर ऊपर का जो इंडिविजुअल है, पर उसकी उम्र 80 साल, बहुत ही बुजुर्ग नहीं है, बहुत ही जवान भी नहीं है, जो बीच में है, 20 साल का जो गैप है अपना 60 से लेके 80 तक, उनकी बेसिक एग्जाम्शन लिमिट आ जाएंगी अपने यहाँ पे 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए अप टू रुपीज 3 लैक्स, अप टू रुपीज 3 लैक्स आएंगी बेसिक एग्जाम्शन लिमिट, बेसिक एग्जाम्शन लिमिट। उसके बाद कहा गया अबाउ रुपीज 3 लैक्स अप टू रुपीज 5 लैक्स, बस यहाँ पे बेसिक एग्जाम्शन लिमिट चेंज हो गई है, बाकी 5 लाख सेम है, अबाउ 5 लाख, अप टू 10 लाख ये भी सेम है, और अबाउ रुपीज 10 लैक्स ये भी अपना यहाँ पे सेम है, टैक्स रेट सेम,
यहाँ पे 3 लाख तक नील, 3 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर अपना 30%। अब यहाँ पे मुझे बताओ शॉर्टकट चेंज हो जाएगा क्या अपने? हाँ मुन्ना हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्लैब है ऊपर वो 2.5 लाख तक 2.5 लाख का होता था, यहाँ पे अब वो 2 लाख का हो गया है, 2 लाख का हो गया है। ये 5 लाख का तो सेम है, 5 लाख का स्लैब सेम है, मतलब 5 लाख से लेके 5 लाख 10 लाख रुपए तक 5 ही लाख रुपए आने वाले। टैक्स रेट भी सेम है अपना, तो यहाँ पे 20,000 तो 1 लाख रुपए तो बराबर आएगा। पर ऊपर जो है अपने पहले 2.5 लाख रुपए आते थे फर्स्ट इसमें, अब यहाँ पे अपने 2 लाख रुपए ही आने वाले। तो 2 लाख के ऊपर 5% कितना टैक्स लगेगा? 2 लाख के ऊपर 5% कितना टैक्स लगेगा? 10,000 रुपए। यहाँ पे 10,000 तो ये लग जाएंगे, प्लस इसके ऊपर के 1 लाख रुपए, तो आ जाएगा 1,10,000, और यहाँ पे आ जाएगा अपना नील। तो जो भी इंसान अब समझ ले, यहाँ पे कोई इंसान 7 लाख रुपीज कमा रहा है, कोई इंसान 7 लाख रुपीज कमा रहा है, तो उसका 5 लाख तक कितना टैक्स आ जाएगा यहाँ पे? 5 लाख तक कितना टैक्स आ जाएंगे यहाँ पे? 10,000 रुपए। 5 लाख से ऊपर जो 2 लाख रुपए है, इसके ऊपर 20% लग जाएगा, वो आ जाएगा अपना 40,000 रुपए, और टैक्स आ जाएगा अपना 50,000 रुपए। समझा क्या? यहाँ पे अपना जो है स्लैब चेंज हो गया है, स्लैब यहाँ पे चेंज हो गया है, तो जो शॉर्टकट है अपना वो भी यहाँ पे अपना चेंज हो गया है, वो भी यहाँ पे अपना चेंज हो गया है। समझ में आया क्या? चलो कोई लिख रहा होगा लिख लो। उसके बाद इंडिविजुअल अबाउ 80 ईयर्स, बहुत ही बुजुर्ग आदमी, बहुत ही बुजुर्ग, बहुत ही बुजुर्ग। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए, मतलब 80 साल के बाद आपको 5 लाख रुपए पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो जल्दी जल्दी बुजुर्ग बन जाओ, 80 साल के बन जाओ, मतलब 5 लाख तक आपको टैक्स नहीं मिलेगा। और जब तक अपन 80 साल के हो जाएंगे तब तक ये 5 लाख रुपए चेंज हो जाएंगे। अबाउ रुपीज 5 लाख अप टू रुपीज 10 lakhs, अबाउ रुपीज 10 lakhs। इनके टैक्स रेट अब इनका 5% में नहीं आएगा, इनका सीधा 20% आएगा, क्योंकि 5 लाख तक नहीं ले, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। शॉर्टकट अपने इधर नहीं आएंगे, इधर 5 लाख से 10 लाख तक अपना आ जाएगा 1 लाख रुपए, इधर कोई शॉर्टकट नहीं है। देखो समझा क्या? अरे बोलो ना, समझा क्या? ये अपने हो गया टैक्स रेट, जो है अपना अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम हो गया। अब बात करते हैं कुछ जनरल बातें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने टैक्स कैलकुलेशन के समय, पर यहाँ पे अपन इसको जनरल बोलने वाले हैं, क्योंकि वो जनरल है, सभी जगह आने वाला है। जनरल नोट्स, जिसमें सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस,
क्या होता है हेल्थ एंड एजुकेशन से। जब मैंने आपको बेसिक के बारे में बात किया था, जब अपन ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पढ़ी थी, जब अपन ने आर्टिकल नंबर 265 पढ़ा था, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि जो टैक्स है वो सॉरी आर्टिकल नंबर 270 पढ़ा था, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी कलेक्ट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट करने के बाद वो यूनियन और स्टेट में बांटा जाएगा एज पर द डिसीजन बाय द प्रेसिडेंट और फाइनेंस कमीशन। ये चीज अपन ने बेसिक में पढ़ी थी, ये चीज हमने बेसिक में पढ़ाई थी। तब मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा था कि जो टैक्स कलेक्ट होता है, बहुत सारे स्टेट से सेंट्रल को टैक्स जाता है, सेंट्रल को टैक्स जाने के बाद वो सारा टैक्स अपना आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ये टैक्स जाता है फिर से स्टेट में, जो डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने डिसाइड किया है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फिर यूनियन और स्टेट में। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा आने वाला है उसमें बस टैक्स का पैसा आने वाला है। उसमें टैक्स में क्या क्या रहता है अपना, टैक्स का कैलकुलेशन मैंने क्या क्या बताया था तब, टैक्स प्लस सरचार्ज और प्लस सेस। तो मैंने बताया था कि जो टैक्स है वहां पे लिखा था आर्टिकल नंबर 217 में, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड जो टैक्स है वो बांटा जाएगा। पर कुछ टैक्स जो है वो बांटे नहीं जाएंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के पास रख लेंगे, मोदी जी खुद के पास रख लेंगे, निर्मला सीतारमण जी खुद के पास रख लेंगे। तो ये कौन से टैक्स रहेंगे, तो इसमें मैंने बताया था आपको सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये बांटा नहीं जाता, ये सेंट्रल के पास ही रहता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता है। तो सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, वो बांटा नहीं जाएगा। अब तब मैंने आपको बताया था कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नाम की चीज होती है, तो अब भी समय आ गया है। और जब भी मैंने आपको ऊपर बताया था, जब अपन टैक्स कैलकुलेशन पढ़ रहे थे, जनरल टैक्स रेट, स्पेशल टैक्स रेट, तब मैंने आपको बताया था कि आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है। तो ये देखो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो आने वाला है अपना, क्या आने वाला है, 4% इन ऑल केस। अब ये जो 4% है, ये जो 4% है, ये अपने को टैक्स के ऊपर लगाने हैं। मतलब किसी का इनकम ऊपर के केस में समझो कि अपना 8,80,580 रुपए किसी का इनकम है, जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करो फटाफट, 5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कितना आएगा, 12,500। 5 लाख के ऊपर टैक्स आ जाएगा 12,500, उसके ऊपर कितने बचे, 380,580, इसके ऊपर आ जाएगा 20%, इसके ऊपर आ जाएगा 20%, तो कितना आएगा 380,580 इंटू 20%, ये आएगा अपना 76,116। अपना टोटल टैक्स आ जाएगा 12,500, ऐड करने के बाद 88616, ये अपना हो जाएगा टैक्स। टैक्स को अपने को करना पड़ेगा प्लस 4%। ये 4% किसका आएगा, ये 4% किसका आएगा रे बच्चों, ये जो टैक्स आया है उसका 4% आएगा। मतलब इसका 4% अपने को लेना पड़ेगा, 3545 ले यहाँ पे राउंड ऑफ में, और ये अपना आ जाएगा टोटल टैक्स 92,160, 92,161 आता है। तो अपने राउंड ऑफ कर लिया यहाँ पे 288B का, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना टैक्स 92,160। तो ये जो 4% है, ये अपने को ऐड करना है, किसका ऐड करना है, ये जो टैक्स आने वाला है उसका टैक्स आने वाला है, उसका 4% अपने को यहाँ पे लेना है। उस टैक्स का 4% अपने को ऐड करना है, और उसके बाद अपना जो टैक्स आने वाला है वो अपना पेएबल रहने वाला है। तो ये जो 4% है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये सारे केस में लगने वाला है। जब भी आप टैक्स कैलकुलेशन करोगे, सबसे आखिरी स्टेप क्या रहेंगी, 4% ऐड कर दो। जब भी आप टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, सबसे आखिरी स्टेप क्या रहेंगी, 4% उसमें ऐड कर दो। फिर वो इंडिविजुअल का कैलकुलेशन रहो, HUF का कैलकुलेशन रहो, फर्म का कैलकुलेशन रहो,
कंपनी का कैलकुलेशन रहो, एओपी बीओआई का कैलकुलेशन रहो, लोकल अथॉरिटी का कैलकुलेशन रहो, एजेपी का कैलकुलेशन रहो, कोई स्पेशल टैक्स रेट रहो, कोई नॉर्मल टैक्स रेट रहो, सबके ऊपर सबसे आखिरी स्टेप क्या होने वाली है, आपको वो जो टैक्स आया है उसका 4% उसमें लगाना पड़ेगा और उसके बाद का अपना आ जाएगा टैक्स पेएबल। अरे समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? तो टैक्स पेएबल में अपने को 4% ऐड करना पड़ेगा, जो रहेगा अपना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का। जो रहेगा अपना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का, वो कितना आने वाला है अपना 4%। यू कांट सी मी 4%, यू कांट सी मी 4%। तो अपने को 4% जो है वो हर एक केस में अप्लाई करना पड़ेगा। यू कांट सी मी पता है आपको? जॉन सीना टेन टेन टेन, वो अपना 4% अपने को लगाना पड़ेगा। तो हेल्थ एंड एजुकेशन से समझ में आएगा कितना आने वाला है, 4% अपना हेल्थ एंड एजुकेशन से आने वाला है। ये अपने को एग्जांपल से मैंने आपको बताया था। नीचे जब अपन अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब भी आपको ये चीजें सब अपने को अप्लाई करनी है। तो इसके वजह से मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के रिलेटेड एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। जब अपना पूरा अच्छा सा पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया 2-3 पेज का, उसके बाद जब अपन टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, अच्छे अच्छे मस्त तगड़े तगड़े क्वेश्चन लेंगे अपन यहाँ पे एग्जाम्पल में। जो क्वेश्चन आपको मतलब क्वेश्चन बैंक में या फिर किधर भी नहीं मिलेंगे, मैंने खुद से ड्राफ्ट किए क्वेश्चन आपके कंसेप्ट अच्छे होने के लिए, तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छे से। तो ये देखो हेल्थ एंड एजुकेशन से हो गया। उसके बाद अपन बात करते सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो उसने पूरे टैक्स को हिला दिया है बहुत सालों से, पूरे इनकम टैक्स के कैलकुलेशन को बहुत सालों से ये कॉन्सेप्ट में हिला के रखा है, जो है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। जो लोग बोलते हैं ना 5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, 8 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। अरे भाई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अगर अपने ओल्ड स्कीम में भी देखा जाए तो 2.5 लाख तक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक अपना 5% टैक्स आता है। पर लोग तो बोलते 5 लाख तक तो टैक्स नहीं आएगा, तो 5 लाख तक टैक्स क्यों नहीं आएगा? जिसका सबसे बड़ा रीजन है रिबेट, जो गवर्नमेंट ने अपने को दे के रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिबेट। जिनका भी इनकम कम होता है थोड़े, जो नॉर्मल टैक्स रेट भरते हैं, मतलब नॉर्मली टैक्स ज़्यादा भरते नहीं है, टैक्स 8-9 लाख रुपए का इनका साल का इनकम होता है, इनको रिबेट जो है वो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मिला है, एक वरदान मिला है गवर्नमेंट से। रिबेट जो है अपना डिस्काउंट, नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में, आम आदमी के इसको लैंग्वेज में अपन क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। आम आदमी की लैंग्वेज में, आम आदमी की भाषा में इसको क्या बोलेंगे अपन? डिस्काउंट। रिबेट जो है वो होता है एक प्रकार का अपना डिस्काउंट जो आता है, जो किसको किसको मिलता है? सबसे पहले अपने को मिलने वाला है इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स पर जो इंडिविजुअल बस रेसिडेंट है उसको ये मिलने वाला है, उसको ही ये मिलने वाला है। कोई नॉन रेसिडेंट बोल रहा है मुझे रिबेट दे दो ना मोदी सरकार जी, निर्मला जी, मुझे रिबेट नहीं मिलेगा। हमने 87A में लिख के रखा है कि जो इंडिविजुअल रेसिडेंट है उनको ये रिबेट मिलेगा, कंपनी को रिबेट नहीं मिलेगा, फर्म को रिबेट नहीं मिलेगा, एओपी बीओआई नहीं। इंडिविजुअल के केस में ही इनको अपने को रिबेट देना है। तो इंडिविजुअल जो भी रेसिडेंट रहा उसको ये रिबेट मिलने वाला है। कब मिलने वाला है? टोटल इनकम, टोटल इनकम जो है इसमें लिख लो नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम, नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम। ये अपने को नीचे समझ में आएगा कि मैं स्पेशल इनकम क्यों बोल रहा हूं यहाँ पे। ये जो है 5 लाख से कम होना चाहिए, ये जो है 5 लाख से कम होना चाहिए। तो अपने को यहाँ पे
मिलने वाला है रिबेट। रिबेट कितना मिलने वाला है? तो रिबेट मिलने वाला है अपने को टैक्स अमाउंट अमाउंट या फिर रुपीज 12,500, इन दोनों में से लोअर जो है अपने को यहाँ पे रिबेट मिलने वाला, इन दोनों में से जो लोअर है इसका अपने को रिबेट मिलने वाला है। तो देखो मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताया था कि 5 लाख रुपए तक अपने को कितना टैक्स पे करना है। किसी का इनकम अगर 5 लाख रुपए रहा, ये रिबेट का कंसेप्ट छोड़ दो, भूल जाओ, मैंने जो अभी 2 मिनट पहले सिखाया पूरा भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो सारी की सारी चीजें। जो मैंने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट और स्लैब रेट सिखाया था तब मैंने आपको बताया था कि 5 लाख रुपए तक अपने को कितना टैक्स पे करना है, 12,500। जो 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक अपने को 5% टैक्स पे करने वाला है, वो कितना टैक्स पे करने वाला है अपन? 12,500। तो 12,500 अपन टैक्स पे करने वाले हैं। पर अपने को अभी मैंने क्या 2 मिनट में क्या बताया आपको कि जो रिबेट है वो गवर्नमेंट ने दिया है अपने को डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट दिया है वो कितने तक मिलने वाला है अपने को? 5 लाख रुपए इनकम तक मिलने वाले। तो 5 लाख रुपए इनकम तक कितना डिस्काउंट अपने को मिलने वाला है टैक्स अमाउंट? और 12,500 विच एवर इज लोअर। मतलब किसी का इनकम अगर 5 लाख रुपए रहा, किसी का इनकम अगर 5 लाख रुपए रहा, उसका टैक्स कितना लगने वाला है उसको? 12,500। उसका टैक्स उसको कितना लगने वाला है? 12,500। पर उसको रिबेट कितने मिलने वाला है? 12,500। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल के रखा है जिनका भी इनकम, टोटल इनकम, नॉर्मल इनकम प्लस स्पेशल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, 5 लाख रुपए से कम है, 5 लाख रुपए से कम है, तो उनको 12,500 या फिर टैक्स अमाउंट विच इज लोअर का यहाँ पे अपने को रिबेट मिलने वाला है। तो अब समझ में आया कि लोग क्यों बोलते हैं कि 5 लाख तक अपने को टैक्स नहीं लगने वाला है। क्योंकि 5 लाख तक अपने को रिबेट मिलने वाला है, 5 लाख अपने को रिबेट मिलने वाला है। जो रिबेट अपना रहेगा टोटल टैक्स और 12,500 टैक्स अमाउंट और 12,500 विच इज लोअर का अपने को यहाँ पे रिबेट मिलने वाला है। टोटल इनकम अगर आपकी 5 लाख रुपए तक रही, टोटल इनकम आपकी अगर 5 लाख रुपए तक रही और इंडिविजुअल अगर रेसिडेंट रहा और टोटल इनकम उसकी 5 लाख रुपए तक रही, तो अपने को टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर का यहाँ पे अपने को डिडक्शंस मिलने वाले हैं, रिबेट मिलने वाला है। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? रिबेट का कंसेप्ट समझ में आया क्या? अब यहाँ पे एक नोट लिख लो जो अपने को बाद में काम आने वाली है। आगे की जब अपन एग्जांपल लेंगे तब अपने को ये नोट काम आने वाली है। क्या है रिबेट? समझ में आया? रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट अवेलेबल फॉर कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87 है ए, इसका बेनिफिट अपने को जो टैक्स रहेगा कैपिटल गेन का 112A का जो टैक्स रहेगा उसमें इसका बेनिफिट अपने को नहीं मिलने वाला, इसका बेनिफिट अपने को नहीं मिलने वाला है। 112A क्या है, उसके टैक्स रेट क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। एक प्रैक्टिकल इशू अभी फिलहाल चल रहा है गवर्नमेंट के केस में, जो कैपिटल गेन का है, ये रिबेट का, ये भी मैं आपको जब अपन कैपिटल गेन में थोड़ा जाएंगे, रिबेट के कुछ एग्जाम्पल अपन कवर करेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए वो अच्छा ट्रेंडिंग टॉपिक है। जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनको पता होगा कि 1-2 साल से ये थोड़ा टॉपिक जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। बहुत सारे हाई कोर्ट में इसके डिसीजन भी पेंडिंग है, बहुत सारे हाई कोर्ट ने इसके डिसीजन दे दिए, पर गवर्नमेंट कुछ चीज़ें मानता है, कुछ चीज़ें नहीं मानता है। ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल चल रही है इसके रिलेटेड। तो देखो 112A का रिबेट अपने को यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और जो ये रिबेट है, रिबेट का इफेक्ट जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के पहले अपने को ये रिबेट देना है। मतलब अगर आपको गवर्नमेंट को पैसे देने हैं, अगर आपको गवर्नमेंट को पैसे देने हैं तभी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपने को ऐड करना है 4%। अगर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करने से पहले अपने को रिबेट मिल रहा है, मतलब ये जो रिबेट का इफेक्ट है ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के पहले अपने को देना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के पहले अपने को ये रिबेट का इफेक्ट देना है, ये रिबेट का इफेक्ट अपने को यहाँ पे देना है।
समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? कोई लिख रहा होगा, लिख लो। तब तक मैं थोड़ा सा इन नोट्स के रिलेटेड ही एक देखना था मुझे, तो तब तक कोई लिख रहा होगा, लिख लो। लिख लो भाई, फटाफट लिख दो। लिख लो, झटपट पटापट डीटी दिमाग के अंदर, डीटी सीख के पैसा कमाएंगे झटपट पटापट। अरे लिखो, क्या हो रहा है भाई तुझे? अरे ट्रेंडिंग है ना फिर ये गाना, पता नहीं आपको? झटपट पटापट डीटी दिमाग के अंदर, डीटी सीख के पैसा कमाएंगे झटपट पटापट। वाह वाह, क्या बात है। चलो अब बात करते हैं, रिवेट भी हो गया अपना। अब एक सर्कुलर लाया था गवर्नमेंट ने, सर्कुलर। सर्कुलर हमने पढ़ा था, सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर, सर्कुलर गवर्नमेंट इशू करता है जिसका बेनिफिट एसएससी ले सकता है, पर ये बाइंडिंग होता है किसके ऊपर? डिपार्टमेंट के ऊपर। ये बाइंडिंग होता है डिपार्टमेंट के ऊपर जिसका बेनिफिट अपन ले सकते हैं। ये अपन ने सर्कुलर के जब इनकम टैक्स लॉ के सोर्सेज अपन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि देखो ये यहाँ पे सर्कुलर बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट नॉट ऑन एसएससी। सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट नॉट ऑन एसएससी। और ये जो है सर्कुलर का बेनिफिट एसएससी ले सकता है, एसएससी ले सकता है इसका बेनिफिट। तो देखो क्या है, एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 28 2016। सर्कुलर इशू किया था गवर्नमेंट ने। क्या बोला था गवर्नमेंट ने? इफ पर्सन born on फर्स्ट अप्रैल, तो जिसका भी बर्थडे, जिसका भी बर्थडे अगर 1 अप्रैल को है, उनके लिए देखो ये सर्कुलर लाया है। तो क्या है, लिख रहा हूँ, इफ पर्सन born on 1 अप्रैल will be considered to have attained a particular age on 31st मार्च। तो देखो कोई भी एसएससी, कोई भी एसएससी जिसका बर्थडे, जिसका बर्थडे जो उम्र में बड़ा होने वाला है, बर्थडे 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को जिसका की बर्थडे, उनके लिए सर्कुलर, सर्कुलर बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर। पर एसएससी इसका फायदा ले सकता है क्या? हाँ, एसएससी इसका फायदा ले सकता है। तो जिनका भी जन्मदिन, जन्म दिवस 1/4/2026 को है, अपने एग्जाम के लिए रिलेवेंट, अगर किसी का बर्थडे 1/4/2026 को रहने वाला है, कोई भी एसएससी 1/4/26 को जिसका बर्थडे रहने वाला है और उस दिन 1 अप्रैल को वो अगर 60 ईयर्स का हो रहा है या फिर 80 ईयर्स का हो रहा है, अगर वो उस दिन 60 ईयर्स का हो रहा है या फिर 80 ईयर्स का हो रहा है, मतलब 31 मार्च खत्म होती रात 12 बजे अपन ने उसको विश कर दिया हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, और उस दिन वो 60 ईयर्स का या 80 ईयर्स का हो रहा है, उस दिन वो 60 साल का जिंदगी के उसने 60 साल बर्बाद कर दिए हो या फिर 80 साल उसने बर्बाद कर दिए हो उस दिन, उस दिन किस दिन? 1 अप्रैल को। तो उसको अपन हायर स्लैब में डाल देंगे, उसको अपन हायर स्लैब में डाल देंगे। तो यहाँ पे
हायर स्लैब रेट, हायर स्लैब रेट, हायर स्लैब रेट कितना आने वाला है यहाँ पे स्लैब रेट? ₹3 लाख का स्लैब रेट, और यहाँ पे आने वाला है ₹5 लाख का स्लैब रेट। मतलब मेरी बात समझो, वो पूरे साल, मतलब अगर 1/4/25 से लेके 31/3/26 तक, वो कितने साल का है? 79 ईयर्स का है, 79 ईयर्स का है। तो अपन क्या बोलेंगे, अब भी जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तब उसको किस में कंसिडर करेंगे? 60 से लेके 80 साल के एज तक, 60 से लेके 80 ईयर्स का जो स्लैब है उसमें कंसिडर करेंगे। उसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अपन कितना लेंगे? 30 लाख रुपए। पर गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर उसका एक दिन में बर्थडे है ना, 1/4/26 को उसका बर्थडे है ना, तो उसको 80 ईयर्स, सॉरी इधर 79 लिया है ना अपन ने, तो मतलब 5 लाख का जो है, हाँ बराबर है, 60 से लेके 80 तक अपन 3 लाख कंसिडर करेंगे, गलत हो गया। फिर से सुनो, अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी उम्र 79 है, कब से लेके 1/4 अप्रैल से लेके 31/3/26 तक उसकी उम्र जो है 79 है, तो उसको अपन कौन से स्लैब में लेंगे? 60 से लेके 80 तक, 60 से लेके 80 तक उसको अपन स्लैब रेट में लेंगे, मतलब उसको 3 लाख का स्लैब रेट लग जाएगा, 3 लाख का बेसिक कंसेशन लिमिट लग जाएगा। पर गवर्नमेंट क्या बोला, गवर्नमेंट क्या बोलता है, तो देखो, अगर उसका बर्थडे जो है 1 अप्रैल को है, 1 अप्रैल 26 को है, मतलब वो खत्म होते ही, ये साल खत्म होती ही एक ही मिनट में, एक ही मिनट में, मतलब 12:01, 12 बजे ही वो कितने साल का हो गया? 80 साल का हो गया। 12 बज के कितने साल का हो गया? 80 साल का हो गया। तो अगर इसका बर्थडे 1 अप्रैल को है, तो इसको लोअर स्लैब में ना लेते हुए हायर स्लैब में ले लो, लोअर स्लैब में ना लेते हुए उसको हायर स्लैब में ले लो, क्योंकि ये 79 साल ईयर्स का है पूरे साल में, 79 ईयर्स का है पूरे साल में, और एक ही मिनट में, रात के एक ही मिनट में वो 80 साल का हो गया, रात के एक ही मिनट में वो 80 साल का हो गया, तो उसको हायर स्लैब में ले लो, उसको हायर स्लैब में ले लो, और उसको जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट है उसकी 5 लाख कर दो, उसकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट जो है वो ₹5 लाख कर दो, और उसका कैलकुलेशन हायर के हिसाब से कर लो, हायर टैक्स रेट के हिसाब से उसका कैलकुलेशन कर लो। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? तो देखो, सर्कुलर नंबर 28 2016 का जो सर्कुलर है, जिसमें बोला है कि जिसका भी 1 अप्रैल को बर्थडे, ये एज इट इज सर्कुलर का टेक्स्ट नहीं है, ये अपन ने जो समझने के लिए लिया है, अपने अगर सर्कुलर का भी रेफरेंस ले लिया, एज पर द प्रिस्क्राइब सर्कुलर, ऐसा अगर एग्जाम में लिख लिया, एज पर प्रिस्क्राइब सर्कुलर इज, इफ पर्सन बॉर्न ऑन 1 अप्रैल will be considered to be attained at particular age एज ऑन 31 मार्च को ही उसने वो एज में गया, ऐसा अपन बोल देंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में लिख भी दिया अपन ने एग्जाम में, तो चल जाएगा। तो समझ में आया क्या? तो कोई लिख रहा होगा तो लिख लो, झटपट पटापट लिख लो। चलो, ये हो गई बात सर्कुलर की। अब मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी, क्या बताया था मैंने आपको, ये जो है दो बार बताया था मैंने, स्पेशल इनकम यहाँ पे भी बताया था मैंने आपको, स्पेशल इनकम यहाँ पे भी बताया था मैंने आपको, और स्पेशल इनकम जो है ये मैंने यहाँ पे भी बताया था आपको, स्पेशल इनकम मैंने यहाँ पे भी बताया था, और क्या बताया था मैंने आपको, स्पेशल इनकम जो है, स्पेशल इनकम जो है उसके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट लगने वाले, 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 और जो जनरल इनकम है उसके ऊपर जनरल टैक्स रेट लगने वाले। अब मैंने जो आपको अब भी पढ़ाया है, जो मैंने आपको अब भी पढ़ाया है, ये क्या लग रहा है आपको? ये क्या है? ये अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, पर ये जनरल टैक्स रेट है, जनरल, पूरा जनरल टैक्स रेट है। यहाँ पे अपन ने जो भी अपन ने पढ़ा है अभी, ये पूरा जनरल टैक्स रेट का पढ़ा है। अब अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे स्पेशल टैक्स रेट, अब अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे स्पेशल टैक्स रेट, स्पेशल टैक्स रेट्स। स्पेशल टैक्स रेट, जो भी स्पेशल इनकम है, जो भी स्पेशल इनकम है वो अपना टैक्स हो जाएगा, जिसका ऊपर टैक्स लग जाएगा अपने को स्पेशल रेट से,
जिसका इनकम जो है उसको टैक्स एप्लीकेबिलिटी लग जाएंगी उसकी स्पेशल रेट्स। स्पेशल रेट से कोई इनकम आ रहा है, टैक्स लगने वाला है, तो उसका इनकम भी स्पेशल होगा। कुछ तो भी स्पेशल मतलब नॉर्मल इनकम नहीं उसका, जो मैं रोज का बिजनेस कर रहा हूँ नहीं रे, वो नहीं है। जो मैं रोज की कमाई कर रहा हूँ नहीं, वो नहीं है। जो मैं इंटरेस्ट आ रहा है, सेविंग बैंक, हर एक का सेविंग बैंक अकाउंट है। अगर नहीं होगा आपका तो कलंक है आपकी जिंदगी में। बैंक अकाउंट खोल लो। अगर आपका बैंक अकाउंट है और उसमें से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, नॉर्मल नॉर्मल है, कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें। मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है और वो बेच दी, नॉर्मल नहीं, स्पेशल है कुछ तो भी। प्रॉपर्टी है रे भाई, प्रॉपर्टी। मैंने ना टिकट निकाला, लॉटरी टिकट, जीत गया मैं। 7 करोड़ रुपए जीत गया मैं भाई। 7 करोड़, 7 करोड़ रुपए जीत गया मैं, कुछ तो भी स्पेशल है। मैंने ना घोड़े पे, घोड़ा, हॉर्स, हॉर्स रेस के ऊपर पैसा लगाया और जीत गया मैं। 7 करोड़ रुपए जीत गया मैं। 7 करोड़, स्पेशल, स्पेशल है, नॉर्मल नहीं है। रोज थोड़ी पैसा लगाने वाला, और रोज भी पैसा लगाया मैंने, रोज थोड़ी जीतने वाले हो। सही है कि नहीं? अगर कुछ सेटिंग होंगी वो हॉर्स रेस में तो लगा सकता, पर नॉर्मल है कि ये नहीं, स्पेशल है, कुछ तो भी अच्छा है, स्पेशल नया। मैं ना जंगली रमी खेलता हूँ, जंगली रमी। मैं ना पोकर खेलता हूँ। तू पोकर खेलता है क्या? मैं पोकर खेलता हूँ। मैं जंगली रमी खेलता हूँ। मैं रमी सर्कल खेलता हूँ। मेरे को इससे पैसे आ रहे हैं। क्या ये स्पेशल है कि हाँ, रोज थोड़ी पैसा जीतने वाला हूँ भाई मैं, कभी तो जीतूंगा, स्पेशल है। तो ये जो सारे इनकम है, ये जो सारे है, ये अपने को स्पेशल रेट दे के रखे इन सारे के लिए। बहुत सारे अपने को सेंटर में कुछ पर्टिकुलर पढ़ने, तो उसके ऊपर ही ध्यान दो, फालतू दिमाग मत चलाओ। तो सबसे पहला अपने को यहाँ पे पढ़ना है शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। लिख लो मेरे साथ, मतलब मैं आपको समझाता हूँ फिर से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के नीचे 2 लाइन छोड़ देना, मतलब उसमें 2 टैक्स रेट है ना, तो 2 लाइन छोड़ देना। कैजुअल इनकम अंडर सेक्शन 115BB, जिसमें अपना आने वाला है लॉटरीज, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, ये सारी चीज़ें इसमें आने वाली है कैजुअल इनकम में। के बाद में नेट विनिंग, नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स अंडर सेक्शन 115BBJ। अनडिस्क्लोज इनकम अंडर सेक्शन 115BBE, मैक्सिमम मार्जिनल रेट
ओके, तो ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है। स्पेशल टैक्स रेट, कोई पर्टिकुलर हेड में अपन सारे हेड पढ़ने वाले हैं, तो कोई पर्टिकुलर हेड में अगर कोई अलग स्पेशल टैक्स रेट मिला अपना, तो वहां भी अपन पढ़ लेंगे। पर जनरली आपको इंटर में इतने स्पेशल टैक्स रेट है, स्पेशल टैक्स रेट और स्पेशल इनकम इतने दे के रखी है। पर कोई यहाँ पे मेरे से अगर गलती से कोई स्किप हो गया होगा, तो वो पर्टिकुलर हेड में अपन पढ़ने वाले हैं। तो स्पेशल टैक्स रेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कितना टैक्स रेट लगने वाला है अपने को? 20%। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहा आपका, तो सीधा सीधा उसको 20% टैक्स रेट लगा देने का, स्लैब रेट नहीं लगाने का। स्लैब रेट किसको है? जनरल इनकम को। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A रहा आपको, अगर मिला इनकम, यहाँ पे कोई भी इनकम रहा 111A का, तो आपको उसके ऊपर सीधा 20% रेट लगाना है, 20% रेट लगाना है, 20% रेट लगाना है। यहाँ पे स्लैब रेट मत लगाना, यहाँ पे स्लैब रेट लगाना है, थप्पड़ मार देना खुद को। यहाँ स्पेशल इनकम है, स्पेशल रेट लगेगा आपको। ऊपर मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया आपको कि स्पेशल इनकम को स्पेशल रेट लगाना है, जनरल इनकम को जनरल रेट लगाना है। तो यहाँ पे अपना स्पेशल इनकम है, तो इसके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट लगेगा, गलती मत करना। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, इसके ऊपर कितना टैक्स लगने वाला है आपको? बियॉन्ड ₹1.25 टैक्स 12.5%। तो 1,25,000 के ऊपर जो भी इनकम है, 1,25,000 के ऊपर जो भी इनकम है, उसके ऊपर लगने वाला है अपने का अपना 12.5% टैक्स रेट लगने वाला है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, इसमें अपने को 20% लगने वाला है विथ इंडेक्सेशन, और 12.5% लगने वाला है विदाउट इंडेक्सेशन। क्या है इंडेक्सेशन, कैसा इंडेक्सेशन, क्यों होता है इंडेक्सेशन? कैपिटल गेन में पढ़ेंगे, कैपिटल गेन में पढ़ेंगे, या दिमाग मत लगाओ। कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, 30%। लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस, कार्ड गेम 30%। नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम 30%। अनडिस्क्लोज इनकम 60%। मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ, मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? ये आएगा 42.744%। 42.744% जो है आता है अपना 30% प्लस 37% प्लस 4%, मतलब 30 प्लस 37% करो प्लस 4% करो, कैलसी पे मतलब लिखो 30 प्लस 37% प्लस 4%, आपको आ जाएगा मैक्सिमम मार्जिनल रिलीफ रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है? जितने भी हाईएस्ट रेट है, 30% हाईएस्ट रेट, 37% सरचार्ज, 4% सेस अपने को लगाना ही कंपलसरी, तो ये आ जाएगा 42.744%। तो ये सारे मैक्सिमम मार्जिनल रेट, मैक्सिमम मार्जिनल रेट मतलब हाईएस्ट रेट, इनकम टैक्स का हाईएस्ट रेट कितना जा सकता है? 42.744%। अब बोलेंगे आप मैक्सिमम मार्जिनल रेट तो 42 है, अनडिस्क्लोज इनकम में 60% क्यों दिया? क्योंकि वो अनडिस्क्लोज इनकम है, वहां पे आपने को जोल करना था, इसकी वजह से यहाँ पे 60% देकर रखा है। पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट यहाँ पे जो है वो अपना रहेगा 30 प्लस 37% प्लस 4% अपना रहेगा 42.744%। ये अपने आ गए बेसिक स्पेशल टैक्स रेट, ये अपने आ गए स्पेशल टैक्स रेट। तो स्पेशल टैक्स रेट में कौन से आने वाले? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, जिसका टैक्स रेट अपना रहेगा 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, जिसका टैक्स अपना रहेगा 12.5% बियॉन्ड 1.25 लैक्स, बियॉन्ड 1.25 लैक्स। उसके बाद में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 20% विदाउट इंडेक्सेशन, 12.5% विद इंडेक्सेशन, सॉरी गलत हो गया, 20% विद इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। उसके बाद में कैजुअल गेम 30%, नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम 30%, अनडिस्क्लोज इनकम 60%, मैक्सिमम मार्जिनल रेट आ जाएगा अपना 42.744%। समझ में आया क्या? तो देखो ये याद कैसे रखना है, ये याद तो रखना ही है अपने को। 111A
स्पेशल याद रखो, मतलब कुछ तो भी अलग से याद रखो। 111 का 20%, 112 ए 1,25,000 तक एग्जाम 1.25% अपने को टैक्स पे करना है। मतलब अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए का रहा तो 1,25,000 तक उसको एग्जाम कर देने का है। मतलब बियॉन्ड 1,25,000 आपने को 12.5% टैक्स पे करना है। बियॉन्ड 1,25,000 आपने को 12.5% टैक्स पे करना है। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए 1,25,000 तक अपने को छोड़ देना है और उसके ऊपर का 12.5% से अपने को टैक्स लगाना है। 1,25,000 12.5 सेम सेम है, 125 बस अपने को 1,25,000 12.5%। 112 ए 1.25 लाख, 112 ए 1,25,000, 1,25,000, 112 ए 1,25,000, ऐसे याद रखना। 112 ए हो गया 1,25,000, 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। इसमें क्या देख रखा है, दो रेट देख रखे हैं, 112 दो रेट, 20%, 12.5%, 12.5% तो ऊपर भी यहाँ पे है। उसके बाद में कैजुअल इनकम नेट विनिंग 30%, कैजुअल इनकम, लॉटरी बेटिंग गैमलिंग रोज के काम नहीं आपने, कभी तो पैसा आने वाला है तो गवर्नमेंट बोलेगा 30% हमको दे दे, 30% हमको देने का। नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम कितना है, 30%। अनडिस्क्लोज इनकम 60%। मैक्सिमम मार्जिनल रेट कितना है, 42.744%। समझ में आया क्या इतना? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? अब इसके अपने को करने के क्वेश्चंस, इसके अपने को करने के क्वेश्चंस मतलब एग्जाम्पल है, पर एग्जाम्पल के लिए अपने को थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब एक लेक्चर लग सकता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। टाटा बाय बाय।